नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा कोरोना महामारी को लेकर प्रधानों की अहम भूमिका के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में 58,176 ग्राम प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास को लेकर बजट के सही प्रयोग की बात कही। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। यह पूरा कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने पिछले दिनों कई गांवों का दौरा किया, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक बनाएं और भीड़ भाड़ न होने दें। उन्होंने आगे कहा कि बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को जिनमें बुखार खांसी हो उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को 24 घंटे के भीतर बुलाकर उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाए। बढ़ते हैं आगे, जौनपुर की बात करेंगे, जहां ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ही ऐसी तस्वीर सामने आई कि खुद मुख्यमंत्री चकरा जाएंगे कि ऐसा कैसे होगा मिशन कोरोना कामयाब। यहां मामूली विवाद को लेकर जमकर घमासान हुआ। असल में ग्राम पंचायतों में विकास को गति देने के लिए गुरुवार को समितियों के गठन के लिए सुजानगंज ब्लॉक के पतहना ग्राम पंचायत की बैठक प्राथमिक स्कूल पर बुलाई गई थी। बैठक में कुल 11 सदस्यों में से सिर्फ 4 सदस्य ही उपस्थित हुए, जिससे कोरोना के फोरम के अभाव में सचिव राम बहादुर ने प्रधान की सहमति से बैठक स्थगित करते हुए अगली तिथि तक बैठक कराने की बात कही। इसके बाद मौके पर उपस्थित गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो देखते ही देखते स्कूल परिसर युद्ध का मैदान बन गया। दोनों तरफ से लाठी, डंडे और कुर्सियां चलने लगी। इस वारदात में दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए हैं। बैठक में शामिल महिला सदस्य ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले पर एसपी देहात त्रिभुवन सिंह ने बताया कि दोनों तरफ से तहरीर लेकर जांच की जा रही है। प्रयागराज में मस्जिदों सहित धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। आशुतोष शुक्ला ने अर्जी में कहा कि दिन में कई बार लाउड स्पीकर के प्रयोग से लोगों के कार्य में खलल पड़ रहा है। लाउड स्पीकर के प्रयोग से मानसिक तनाव हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम के तहत और बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मंदिर, मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के बारे में एक टॉक शो के दौरान आपत्तिजनक जोक सुनाया था। अब इस जोक को लेकर उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने कहा है कि मैं इसकी निंदा करता हूं। रणदीप को मायावती और देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद कानून तय करेगा कि माफ करना है या नहीं। हादसे के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है। रणदीप हुड्डा ने मायावती जी के ऊपर बहुत ही अश्लील और गंदा जोक बोला है, इसकी मैं निंदा करता हूं और रणदीप हुड्डा को तुरंत मायावती जी से और देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। हास्य के नाम पे इस तरह का कुछ भी नहीं परोसा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये उन्होंने गलत किया है और माफी वो मांगे, फिर कानून तय करेगा कि माफी देनी है या नहीं देनी है। अलीगढ़ में देसी शराब के ठेके से शराब सेवन करने वाले 17 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रदेश के गृह और आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर तलब कर मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में देसी शराब के सेवन से 17 लोगों की मौत में बेहद सख्त लहजे में एक्शन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 राजेश कुमार यादव और प्रधान आबकारी सिपाही अशोक कुमार सहित कुल 5 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आमतौर पर अपने आक्रामक तेवर और बेबाक एक्शन के लिए जाने जाने वाले प्रमुख विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश आजकल ग्राउंड पर खामोश हैं और सोशल साइट पर एक्टिव हैं, लेकिन क्या यह काफी है? देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी में विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाने वाली मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इन दिनों खामोश है। अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं और वो सड़क पर संघर्ष करने से परहेज कर रहे हैं। इन दिनों समाजवादी पार्टी का संघर्ष ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर आ रहा है, पर सपा के नेता ये मानने को तैयार नहीं।
बात चाहे क्राइम कंट्रोल की हो या भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे की या फिर कोरोना प्रबंधन में सरकार के फेलुअर की, समाजवादी पार्टी के नेता अपने विरोधों की लंबी सूची देने का दावा करते हैं। पर मौजूदा सच्चाई ये कि अखिलेश की ओर से फिलहाल सत्ता के विरोध का अहम तरीका ट्विटर ही रह गया है। लेकिन इस ट्विटर मोर्चे पर उतरने से पहले ग्राउंड पर अखिलेश यादव ने क्या क्या किया वो भी जरा समझ लीजिए। 6 दिसंबर 2020 को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में पदयात्रा निकाली। 8 दिसंबर 2020 को अखिलेश यादव 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी दी। 25 दिसंबर 2019 को सपा ने गांवों में चौपाल लगाकर किसानों के बिल के विरोध में सरकार की नीतियों का विरोध किया। 28 नवंबर 2020 को अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले लव जिहाद कानून का विधानसभा में विरोध करेगी सपा। 12 से लेकर 21 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद आजम खां के समर्थन में साइकिल यात्रा निकाली। 2 फरवरी 2021 को सपा केंद्रीय आम बजट के विरोध में लोगों को झुनझुना बांटकर प्रदर्शन करती नजर आई। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बताया कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना कायदे कानून का पालन करना ही चाहिए। इसी वजह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घर में हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद अखिलेश जी कोरोना संक्रमित हो गए थे। फिलहाल ठीक हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। फिर भी सरकार को जनता के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, वर्कर, कई लोग हमने खोए, कई लोग बीमार हुए। आपको कोई ये कहते सुनते नहीं मिलेगा कि हमारी पार्टी हमारी नहीं सुन रही, हमारा नेता हमारी मदद नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के जिले जिले कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं, बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे हैं, 5 विधायक जा चुके। और तुलना करिए, भाजपा संघ के बड़े बड़े नेता चिल्लाते मर गए। हमारे बड़े नेताओं को, अगर हमारे कार्यकर्ता को किसी को पीड़ा हुई है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी मदद की। आम जनता ने भी जिसने हमसे मदद मांगी है उसकी मदद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि मेरी मदद की। इसका ढिंढोरा नहीं पीटते। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बताया कि बीजेपी भी समझ गई है कि अब सत्ता से बाहर होना है, इसलिए दिल्ली से लगाकर लखनऊ तक में बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के इस घोर आपदा के समय में यूपी का विपक्ष सपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों लोगों का रवैया केवल नकारात्मक रहा है। आज अखिलेश यादव वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, कल कह रहे थे सपा की सरकार आएगी तब वैक्सीन लगवाएंगे। कोरोना महामारी के इस घोर आपदा में उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनका लगातार रवैया केवल नकारात्मक राजनीति का है। एक भ्रामक स्थिति बनाना है। एक ट्विटर के माध्यम से ये पूरी राजनीति करने वाले लोग समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आज श्रीमान अखिलेश यादव जी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और कल तक यही अखिलेश यादव जी वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान ने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन से उपजा हुआ दल है, अपने सामाजिक सरोकारों और दायित्वों को निभाता है। हमारे विपक्षियों में सड़क पर कोई नहीं है। ट्विटर पर लिखकर हम किसी को दवा और भोजन थोड़ी ना दे सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन से उपजा हुआ दल है और हम राजनीति के साथ साथ अपनी सामाजिक सरोकारों के जो हमारे दायित्व हैं उसके लिए हम सदैव गंभीर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, उनके महाराज जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या समाजवादी पार्टी हो, ये जो अखिलेश जी हैं इनको विरासत में सत्ता मिली थी और ये ट्विटर खेलना है। देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। लोग जो है त्रासदी
को बर्दाश्त करने के लिए विवश हैं। लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर आवश्यक दवाओं तक की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। सरकार जब जांच नहीं करा पा रही है, सरकार जब अपनी नाकामियों पर, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, उस समय भी सपा के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता कहीं पर भी जनता के मध्य नहीं दिखाई दिए। खैर, राजनीति है और राजनीति में परसेप्शन मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप ट्विटर खेलते रहेंगे, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, तो उसको जनता स्वीकारेगी नहीं। और शायद सूबे की जनता भी संकट के समय अपने नेता को अपने बीच जरूर देखना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2402 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8145 लोग डिस्चार्ज हुए और राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 52,244 हो गई है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो ये बढ़कर 95.7% तक पहुंच गई है। हालांकि 159 लोगों को इस महामारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी कि प्रदेश में 3,58,407 कोविड टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,49,48,710 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। 34,06,590 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। अब तक कुल मिलाकर 1,73,55,300 डोज लग चुकी है। सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार को बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची और अमेठी जमशेदपुर ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा जरूरत की सभी मशीनों को भी खरीदने को कहा। डीएम, एसपी, सीडीओ और सीएमओ मौके पर मौजूद रहे। स्मृति ईरानी ने कुछ समय पहले हुई रघु शुक्ल गांव के कुछ लोगों की मृत्यु पर उनके घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा कि महामारी के समय एम्बुलेंस, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता है। आज जीएसटी काउंसिल में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था और ऑक्सीजन और दवाइयों के अभाव में लाखों लोगों ने जिंदगी खो दी। विधायक और मंत्रियों ने दम तोड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। और कुछ क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आपको सुनाते हैं। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस पिछले 30 साल से भले ही उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना हो, लेकिन लगातार संघर्ष कर रही है। और इसके लिए आप बता दें कि हमारे बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का प्रकोप हुआ और सरकार का दावा है, मुख्यमंत्री का दावा है सब कुछ ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है। केंद्रीय मंत्रियों ने, विधायकों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पत्र लिखकर सरकार के कारगुजारी पर एक बड़ा सवाल उठाया। कोरोना महामारी के दौरान विधायकों के परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई, विधायकों ने जान गंवाई, राज्य मंत्रियों ने जान गंवाई। फिर भी यह सरकार कहती है, और खासकर योगी आदित्यनाथ जी, की सब ठीक ठाक है। 18 मंडलों की समीक्षा बैठक में, 75 जनपदों के समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी गए, काला चश्मा लगा कर गए, और काला चश्मा उनका उतरा नहीं। वहां उसी चश्मे के आधार पर अधिकारियों ने कहा सब ठीक ठाक है। जो सरकार के ऊपर मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने सवालिया निशान खड़ा किया, कैसे सब ठीक ठाक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को लुटाया हवाई यात्रा में। तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करने गए मुख्यमंत्री, आज वो अस्पताल चालू रहे और दूसरे दिन
वहाँ की जनता ने बताया, बस एक दिन के लिए अस्पताल चालू हुए और वो अस्पताल बंद हो गए और मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब ठीक ठाक है। ये थे अजय कुमार लालू जी। अजय कुमार लालू जी कहते हैं कि सब जो प्रदेश सरकार दावा कर रही है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें 4 साल के दौरान 60 बार जेल भेजा गया और 60 बार जेल भेजने के बावजूद वो सत्ता के जो गलत काम थे उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे और अब जन सेवा के माध्यम से कोरोना काल में लोगों को मदद के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। और जब ये संघर्ष उनका तब तक जारी रहेगा जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आ जाती। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 जून से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुविधा सभी जिलों में मिलेगी। अभी तक 23 जिलों में ही यह सुविधा प्रदान की जा रही थी, अब इसको सभी जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत हर जिले में 4 वर्क प्लेस सीवीसी का आयोजन किया जाए, जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण किए जाने के निर्देश हैं। इसके अलावा 12 साल तक के बच्चों के अभिभावकों के टीकाकरण के लिए अलग बूथ बनेगा, तो वहीं मीडिया और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का तेजी के साथ टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा इकाना स्टेडियम और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। लखनऊ के शहरी क्षेत्र के लिए 3 स्थानों पर यह मेगा वैक्सीनेशन कैंप स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को कैंप तक लाने के लिए मुफ्त बसें लगाई जाएंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक ने छोटा इमामबाड़ा का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस मेगा कैंप में लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। ये मेगा कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील स्तर पर बनाया जाएगा। निर्देशों के क्रम में हम लोग 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ेंगे और जिसमें हर एक व्यक्ति जो कि 45 वर्ष के अधिक हैं उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है और साथ ही साथ 18 वर्ष से 44 वर्ष के अवधि के जो हमारे नागरिकगण हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी पोर्टल। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने अपने आवास से शहर में सैनिटाइजेशन के लिए टैंकर्स को हरी झंडी देकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी नो टेस्टिंग की राह पर चल रही है। भाजपा सरकार संक्रमण पर रोकथाम करने की बजाय लगातार आंकड़े छुपा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार तमाम कवायदें कर रही है। पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे बीच, जिन्होंने आज सैनिटाइजेशन के लिए टैंकर्स को रवाना किया है लखनऊ के तमाम क्षेत्रों में। सर बहुत स्वागत है सर हमारी जनता टीवी में। सर किस तरीके से आज यहाँ पे कितने टैंकर्स को रवाना किया गया और किन किन क्षेत्रों में किया गया? देखिए अभी जो तत्काल उपलब्ध हो पाए 2 टैंकर उनको रवाना किया गया है और 3 लोकेलिटी महानगर है और गोमती नगर है, आलमबाग है, इन 3 जगहों पर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम करेंगे। मैंने तो केवल टैंकर्स को झंडी दिखाई है, हरी झंडी दिखा के उनको रवाना किया है, लेकिन इसके पीछे जो पूरा काम जो किया है, मेहनत की है, पूरी व्यवस्था की है, व्यवस्था कर रहे हैं, वो प्रणव पांडे नेशनल कोऑर्डिनेटर NSUI, उनकी वजह से ये सब आज प्रारंभ हो रहा है, जगह जगह पर होगा। और इससे पहले केवल यही नहीं, इससे पहले भोजन वितरण करने का काम, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम, ये भी NSUI के तत्वाधान में प्रणव पांडे जी के द्वारा ये किया जाता रहा है। तो ये अच्छा काम है, नौजवान में जज्बा है, अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके और ये काम कर रहे हैं, तो ये वास्तव में बधाई की बात है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमन के साथ जनता टीवी। वैक्सीनेशन को लेकर कानपुर देहात से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। असल में वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के असवापुर गांव में वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रधान समर्थकों और ग्रामीणों में हिंसक झड़प देखने को मिली। यहाँ जांच करने आए, मेरे मोहल्ले में एक नल ऐसा खराब पड़ा है जो उसके बारे में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बगल में नाली भी खराब है। प्रधान जी साहब, देश भर में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। रोजाना महामारी के चलते तमाम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन ऐसे हालातों में भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हट रहे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने डॉक्टरों को राक्षस बताया था। बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी का बयान आया कि
डॉक्टर राक्षस। मैं इस बयान की निंदा करते हुए भाजपा से कहूंगा, अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो ये माना जाएगा कि उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिया गया उनके एक विधायक का। यूपी में जैसे जैसे कोरोना का आंकड़ा घटता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का मास्क मुंह से नीचे उतरता जा रहा है। सिविल अस्पताल के डायरेक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल ने बताया कि लोगों की लापरवाही की वजह से इस बार कोरोना का संक्रमण के साथ हजारों मौतें हुई हैं, लेकिन जिस तरह से लोग फिर से लापरवाही कर रहे हैं, इसके नतीजे घातक हो सकते हैं। संक्रमण का दौर था, उसमें संक्रमण काफी रहा और मृत्यु दर कम थी। इस बार संक्रमण भी अच्छा खासा रहा और मृत्यु दर भी अधिक हो गई। मैं कहीं ना कहीं जन आवाम को इसका जिम्मेदार मानता हूं। अगर आप संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे नहीं तो किसी के कितने भी प्रयास हों, सरकार। सीएम योगी ने आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद किया, जिसे लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानों से तो वर्चुअल संवाद हो जाएगा, पर जनता का क्या। मान लो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी से 2022 के चुनाव की तैयारी में लगे, लेकिन जनता की समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रधानों से तो वर्चुअल संवाद हो जाएगा, लेकिन जनता का क्या। आपके हवाई दौड़े हुए, हवाई बातें हुई, हवा में समस्या का समाधान हुआ। उसके चक्रवाती तूफान यास का असर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय तटों से टकराने के बाद तूफान यास भले ही कुछ कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर भी पड़ने की संभावना है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से श्रावस्ती, वाराणसी और बस्ती में भारी बारिश हुई। तूफान यास का कहर देखने को मिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।